लाइव हो चुके हैं। नमस्कार। ऑडियो ठीक आ रही होगी, आई होप। और मैं भी दिख ही रहा होऊंगा। कैसे हैं आप लोग? तब तक मैं जरा अपना डेस्क सजा लूं, उसके पहले कि आप लोग मुझे देख पाएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। खूब सारे गुड आफ्टरनून आ रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। दिल्ली में आज यहाँ पे बहुत शानदार मौसम है। बिल्कुल नहीं लग रहा कि मई 1 की दोपहर है। मई 1 का एक इम्पॉर्टेंस है। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल लेबर डे है। उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का, उन लोगों के हितों की रक्षा करने का दिन, जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी चलती है। वो लोग जो अथक परिश्रम से हमारी सोसाइटी को यहाँ तक बिल्ड किए हैं और आगे भी बिल्ड करेंगे। अथक परिश्रम से आगे की भी समस्याओं का हल निकालेंगे और हमारी सोसाइटी को आगे भी विकास की दिशा में ले जाएंगे। तो उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। उनके कंट्रीब्यूशन को आ, समझने का दिन है। और इतना ही नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग भी अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करें, उसका भी दिन है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी भी हम लोग बायोडाइवर्सिटी सेक्शन में बने हुए हैं। इसको चैप्टर की बजाय आप सेक्शन के रूप में लें, और हर रोज हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो वेस्टर्न घाट, भारत के पश्चिमी घाटों से उसका रिलेशन है। और मैंने क्या किया है कि ये नोट्स जो 7 पेज के हैं मेरी समझ से, हाँ, 7 पेज के ये जो नोट्स हैं, ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिया है। और लेकिन पढ़ाने के दौरान इन्हीं नोट्स पे मैं कुछ चीजें समझाता जाऊंगा। लेकिन उससे जो ज्यादा जरूरी चीज है कि इन नोट्स पे मैं कुछ चीजों को मार्क करता जाऊंगा। तो आपसे मेरी अपेक्षा ये होगी कि जब भी मैं नोट्स पे कुछ भी मार्क करूं, तो उसको आप अपने कॉपी में लिख लें। जो भी अंडरलाइन करता जाऊं इन नोट्स में समझाने के क्रम में, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे लिखता जाऊं, तो आप निश्चित तौर पे उनको लिखते जाइएगा। उससे क्या होगा कि ये क्लास खत्म होते होते आपके पास एक बहुत अच्छा छोटा अपने हाथ का लिखा हुआ नोट्स बन जाएगा। और ये जो 7 पेजेस हैं, जिनको पढ़ने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, इन 7 पेजों की क्विक रिवीजन आप अपने नोट्स को पढ़ के 20 मिनट में कर लेंगे। इसलिए मेरे साथ आप लिखने का कार्यक्रम जारी रखिएगा। नोट्स आप ही के लिए है। और अब आगे के टॉपिक में चूंकि इंफॉर्मेशन की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो आगे की टॉपिक्स में हमें ज्यादातर टॉपिक्स में इस तरह के नोट्स के सहारे पढ़ना पड़ेगा। चूंकि मटेरियल बार बार अलग अलग मटेरियल में इंफॉर्मेशन ना बिखरा रहे, तो इसी वजह से जिन टॉपिक्स पे मैं नोट्स दूंगा, उन टॉपिक्स पे कोई भी पीपीटी नहीं लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा इंफॉर्मेशन पीपीटी में है, आधा इंफॉर्मेशन नोट्स में है। सारी चीजें एक जगह हों, और क्लास के दौरान उन सारी चीजों को हम लोग क्रमशः समझते चले जाएं। अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट चीजों को एक जगह लिख लें। जिन चीजों को आप एक जगह लिखेंगे, जिनको मैं अंडरलाइन करूंगा या कुछ एक्स्ट्रा लिखूंगा या लिखवाऊंगा, उन चीजों को जब आप अपने हैंडराइटिंग में नोट करेंगे, तो इस पूरे चैप्टर का वो एकदम रेडी टू रिवाइज 10-15 मिनट का मटेरियल बन जाएगा। इसलिए मेरे साथ लिखना जरूरी होगा। जब मैं कहूंगा, तब आप अपने प्रश्नों को लेकर के मेरे सामने रख दीजिएगा। जब मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो आपके प्रश्न आप पूछेंगे भी तो मुझसे अनदेखे रह जाएंगे। और उसके लिए मैं पहले ही से माफी मांग लेता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं और मैं जब मैसेज ही नहीं देख पा रहा हूं और आपने मैसेज भेजा, तो फिर उस मैसेज का कोई फायदा नहीं है। आपने अपना एफर्ट भी दिया, निराशा भी हुई, क्योंकि उस मैसेज को मैंने देखा नहीं। तो बारिश में आप गीले तभी होते हैं जब बारिश उस वक्त हो जब मैं घर से बाहर निकला हूं। तो मैसेज मैं तभी देखूंगा जब मैं मैसेज देख रहा हूं, रादर देन जब मैं पढ़ा रहा हूं। तो आई होप कि आप ये समझ रहे हैं। और मैसेज में आपस में बातचीत बिल्कुल ना करें। अब गंभीर टॉपिक शुरू हो गए हैं। जैसे इस टॉपिक के बड़े सारे आयाम हैं जो मेंस के लिए हैं, और काफी कुछ आयाम हैं
जहां से फैक्चुअल चीजें उठा करके प्रीलिम में भी पूछ ली जाएंगी। इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि अब आप लोग बहुत ध्यान से इस पूरे टॉपिक के एक एक पहलू को आप आत्मसात करें। तो अब शुरू करते हैं। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनका एक बार फिर से स्वागत, उनको एक बार फिर से प्यार भरा गुड आफ्टरनून। क्लास को शुरू करते हैं। तो वेस्टर्न घाट का टॉपिक है। इस वेस्टर्न घाट के टॉपिक में इतना कुछ हुआ है पिछले एक दशक में, बल्कि एक दशक से ज्यादा, लगभग पिछले 15 साल में, कि वेस्टर्न घाट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर उभर जाता है। हालांकि इस चैप्टर का जो कवरेज है, पहले ही मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादातर कवरेज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इनके फैक्चुअल एस्पेक्ट से कोई आपके लिए प्रीलिम में क्वेश्चन सेट कर दे तो उसको हम मना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि यहाँ से प्रीलिम में कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट को लेकर के प्रश्न बनाए जा सकते हैं और काफी कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। दूसरी तरफ मेंस में कुछ एनालिसिस और कुछ करंट डेवलपमेंट पे क्वेश्चन तो बनेंगे ही। तो सबसे पहले आप बात कर ली जाए कि वेस्टर्न घाट होते क्या हैं, वेस्टर्न घाट कहते किसको हैं। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो इन्हीं को हम सह्याद्री हिल्स कहते हैं, सह्याद्री माउंटेन्स कहते हैं। हमारे देश में ये गुजरात से शुरू होकर के केरल तक भारत के पश्चिमी तट के समानांतर ये पर्वतमाला चलती है। बहुत पुरानी पर्वतमाला है, लगभग 15 करोड़ साल पुरानी पर्वतमाला है। जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो भारत का जो हिस्सा बना, प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा बना, वो जो हिस्सा है वो इन पहाड़ियों को लेकर के आया, पहाड़ी नहीं, इन पर्वतों को लेकर आया। तो काफी पुराने ये पर्वत हैं और इनको हम सह्याद्री माउंटेन्स भी कहते हैं। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलते हैं। 6 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं और इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कर्नाटक में है। अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे उत्तर में ये गुजरात से शुरू होता है, गुजरात के दक्षिण पूर्वी हिस्से से ये शुरू होता है, फिर महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से से गुजरता हुआ ये आता है गोवा, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से से होता हुआ ये फिर आता है केरल में, केरल के मध्य हिस्से से जाता हुआ ये केरल के बिल्कुल दक्षिणी टिप तक ये जाता है। और ये एरिया इंडिया की लगभग 1/3 बायोडाइवर्सिटी को शरण देती है। इंडिया के साउथ वेस्टर्न मॉनसून पर इसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट है। इंडिया के वनों के द्वारा जो कुल कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कहीं मदद मिलती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 10% यहीं पे अवशोषण होता है। इस एरिया में कई सारे वाटर कैचमेंट एरियाज हैं जिनसे नदियों का संपोषण होता है और उन नदियों से इस क्षेत्र की कृषि, जल विद्युत और शहरों का संपोषण होता है। ये एक बेहद संकटग्रस्त हॉटस्पॉट भी है, इसलिए क्योंकि इस एरिया में बड़े इंपॉर्टेंट माइंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ की अपनी एक ट्रेडिशनल आबादी भी है जिसकी कृषि और दूसरी जीविकोपार्जन की गतिविधियां चलती हैं और इन गतिविधियों से कुछ हद तक यहाँ के इकोसिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये एक जनरल प्रोफाइल है। इसके पहले कि हम इसके कंटेंट पर बात करें, सबसे पहले मैप देख करके हम लोग मैप को तय कर लें। एक नजर आपको दिखा देता हूं कि ये पूरा नोट्स कैसे 7 पेज का है। ये आपका पेज 1 है, ऐसे दिखा देता हूं। फिर ये आपका नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पे सिर्फ मैप है। फिर ये नेक्स्ट पेज है। फिर ये, तो इस तरह से एक मैप है और बाकी चीजें कंटेंट के रूप में है कि आप डायरेक्ट इसको पढ़ें और आज के कवरेज के बाद इस टॉपिक पे आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होगी, सिवाय इसके कि आज के बाद इन टॉपिक्स पे जो भी अपडेट होगा आप न्यूज़पेपर से लेकर के उन अपडेट से अपने आप को परिचित रखेंगे। तो आपसे बस इतना ही एक्सपेक्टेड है कि आज के बाद इस पौधे को आप करंट अफेयर का पानी देंगे, करंट अफेयर की खाद देंगे। आज तक मैंने इस पौधे को ग्रो करके और आपके हाथ सुपुर्द कर दिया, तो आई होप आप ये कर पाओगे, है ना।
चलो, अब ये रहा हमारा। अच्छा, जिनका भी क्लास नहीं चल रहा है, एक बार लॉग आउट करें ऐप से और दोबारा लॉग इन करें, चलने लगेगा। मैं देख पा रहा हूं कि ये देखो आप, मेरी क्लास चल रही है मेरे सामने ऐप पे, तो इसका मतलब है कि इट इज रनिंग। सर आप प्लीज साइड हट करके बोलिए। देखो, जब मैं लिखूंगा तो उतनी जगह दे दूंगा, ठीक है। और फिलहाल जब जब लिख नहीं रहा हूं तो इसके सामने खड़ा भी हूं, तो मैं कहाँ कह रहा हूं कि आपको ये सब अक्षरशः लिख लेना है। अगर अक्षरशः लिखना ही होता तो या आपको कहना होता कि लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिए जब तक मैं कुछ भी बोल रहा हूं, तो मैं हट जाता। वैसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा और मैं वो उन चीजों को अंडरलाइन करूंगा जिनको आपको अपने नोटबुक में इंपोर्ट कर लेना है, और बहुत कम अंडरलाइन करूंगा। उद्देश्य ये होगा कि क्लास के बाद 15 मिनट में ये पूरा का पूरा क्लास आप रिवाइज और अ, अपने कह लो कि रिवाइज और साथ ही साथ 90% मेमोराइज भी हो जाए। तो वो वाला 15 मिनट का रिवीजन नोट्स भी साथ में हम लोग बनाते चलेंगे। बस ये है। चलिए, अब शुरू कर लीजिए। और ये पीडीएफ आपको मिल चुका है, तो आप क्लास के बाद इस पूरे पीडीएफ को भी देख लीजिएगा। मैप से शुरू करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ये रहा पूरे के पूरे एरिया का मैप। अब अगर आप देखो तो ये जो ग्रीन हाइलाइटेड एरिया है, ये है वेस्टर्न घाट्स। एक सेकंड। एनवायरमेंट की करंट अफेयर तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन जब कराऊंगा तब तक क्या आप लोग हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठोगे ना। तो जब इन्वायरमेंट का करंट जब लेकर आएंगे प्रीलिम के पहले और मेंस के पहले, और अगर तब तक आप लोग अपने लेवल पे कर चुके रहेंगे, तो आप ही को मदद करेगा। मैं कराऊंगा तो वो रिवीजन प्रतीत होगा और वैल्यू एडिशन प्रतीत होगा। चलो, अब यहां से देखते हैं ना। पहले ये सबसे पहले वेस्टर्न घाट के हम मैप की बात करें, तो वेस्टर्न घाट जो है इसको हम सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराना और गोंडवाना लैंड के टूटने से बना। जो मैं लिख रहा हूं वो जरूर से आप लिखिएगा। अब अगर हम यहां से देखें गुजरात से लेके और केरल के एकदम दक्षिणी हिस्से तक, तो लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी में ये पूरी श्रृंखला है। और तकरीबन 1,64,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये सब पक्के तौर पे पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम राज्यों की बात करें, तो 6 राज्य होकर के ये श्रृंखला गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, और मैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिख रहा हूं। अल्फाबेटिकली लिखना एकदम अप्रासंगिक है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। तो मैं उत्तर से दक्षिण के तरीके से लिख रहा हूं, और ऐसे भी लिख रहा हूं कि किस राज्य के किस हिस्से में है। तो गुजरात के दक्षिण पूर्व में
आप इसको पाते हैं। फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो पश्चिमी हिस्से में ये पाया जाएगा। आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र है हमारा, तो महाराष्ट्र के ये पश्चिमी हिस्से में पाया जाएगा और तटों के ठीक पीछे है, तटों के ठीक पीछे है। तो आप देखिएगा कि तटीय इलाके को छोड़ करके उससे ठीक पीछे ये श्रृंखला चल रही होती है। ये तट से समानांतर चलते हैं। अब आप आएंगे तो महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य आएगा? महाराष्ट्र के बाद गोवा और कर्नाटक आएगा, है ना। गोवा के पूर्वी भाग और कर्नाटक का अगर आप देखो तो पश्चिमी भाग। ये भी गौरतलब रहेगा कि कर्नाटक में इनकी सबसे इनका सबसे बड़ा भाग कर्नाटक में ही है। उसके बाद तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में केरल के सीमा के समीप, राइट। और उसके बाद अगर आप देखो तो केरल के मध्य प्लस केरल के पश्चिमी भाग। तो इस तरह से हमारे वेस्टर्न घाट का ये विस्तार है। आप ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये चीज जो है जब एक बार मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा तो ये चीज निकल जाएगा। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट पे आप ये वाले हिस्से को लिखेंगे और उसके बाद ये जो है 6 राज्यों में इसका विस्तार है तो वो आप लिखेंगे। मेरी हैंडराइटिंग तो समझ में आ रही है ना? अच्छा, आप लोगों ने कर लिया। नोट्स मेकिंग के बारे में बताएं, उस पर मैं एक यूट्यूब का वीडियो करने वाला हूं जल्दी ही, यहीं पे खान सर के ही प्लेटफॉर्म पे करेंगे। नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ, आप सारे लोगों के साथ वो शेयर कर लूंगा, उसका लिंक। चलो डन, बहुत सुंदर। इसको सेव भी कर लिया हमने। सेव सक्सेस, ठीक है। तो ये सेव हो गया हमारा। और अब हम आ जाते हैं उन फैक्चुअल हिस्सों पे। एक बात ये मेरी राय होगी कि ये नोट्स जब आप नोट्स के साथ घर पे रिवाइज कर रहे होंगे तो आप ये वाला मैप जरूर से बना लीजिएगा, जरूर से बना लीजिएगा। कुछ काम की बातें यहां पे, कुछ काम की बातें यहां पे। ये एरिया कितना है ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, तो एरिया को लेकर के कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज समथिंग जो हमने कर लिया है। अब आता है कि हमारे देश में ये एक मेजर वाटरशेड के रूप में काम करता है। प्रायद्वीपीय भारत में ये एक मेजर वाटरशेड के रूप में काम करता है। और ये पॉइंट्स उधर हैं तो इसको इंग्लिश में देख के डरने की जरूरत नहीं और ना लिखने की जरूरत है अभी। एक मेजर वाटरशेड के रूप में काम करता है, एक मेजर कैचमेंट एरिया है जहां पर कई स्रोतों से जल
इकट्ठा होता है और उस जल से नदियों का संपोषण होता है और उस उन नदियों से इस क्षेत्र में कृषि का संपोषण होता है। इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो इसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि शहरों का भी संपोषण होता है और जल विद्युत संयंत्रों का भी संपोषण होता है। अब आइए, यहां से अब हम लोग थोड़ी फैक्चुअल बातें करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 15 कुल हेडिंग हैं जिनमें ये इंफॉर्मेशन सजाई गई है और सिर्फ उन्हीं चीजों को आपकी कॉपी में जगह मिलनी चाहिए जिन चीजों को हम अंडरलाइन करेंगे। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं, जो बातें एकदम अब पता हैं उसको दोबारा अंडरलाइन नहीं करेंगे। भारत के पश्चिमी तट पे एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, पता है ना, अभी अभी मैप देखा है तो एक ही चीज को दोबारा रिपीट करने की कहीं कोई जरूरत है नहीं। जैव विविधता से समृद्ध है, पिछली क्लास में हमने देख लिया है कि ये एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया है, और कई अंतः अस्थायी प्रजातियों का घर है। अंतः अस्थायी का मतलब होता है एंडेमिक, इनका मतलब होता है एंडेमिक, ठीक है। तो अंतः अस्थायी प्रजातियों के घर, एक चीज ये अंडरलाइन कर लीजिए, और दूसरा यहां पर ये अंडरलाइन कर लीजिए कि ये हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भारत के पश्चिमी तट के समानांतर पर्वतों की एक श्रृंखला है, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट के समानांतर एक श्रृंखला है। जानी हुई बात को दोबारा सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा जाता है, तो नहीं लिखेंगे। मैप में देख लिया, समझ लिया, हम में से सारे के सारे लोग समझ चुके हैं, तो इस पॉइंट को अंडरलाइन नहीं करेंगे, स्पष्ट है ये। प्राचीन पर्वत हैं जो गोंडवाना महाद्वीप के तोड़ के दौरान 150 मिलियन पूर्व बने थे, ठीक है। मिलियन का अंतिम जीरो हटा दीजिएगा, वो करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अंतिम जीरो हटा दिया, 15 करोड़ वर्ष। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, ठीक है। तो 150 मिलियन का मतलब है 15 करोड़ साल पहले बने थे, लिख दिया है, ठीक है। अभी मैप में हमने लिख दिया है ना इधर इस वाले साइड में, तो नहीं लिखना। और दुनिया के 10 सबसे ज्यादा संकटग्रस्त जो हॉटस्पॉट हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें वेस्टर्न घाट का भी नंबर आता है। ये पॉइंट दुनिया के 10 सबसे संकटापन्न हॉटस्पॉट्स में से एक, ये पॉइंट लिख लीजिए और ऐसे ही सेक्शन वाइज लिखिएगा। परिचय में क्या पॉइंट है वो लिखिएगा। अगर करना है तो कर लीजिएगा ये। जितना अंडरलाइन कर रहा हूं बस उतना ही लिखेंगे आप। हर चीज को मैं समझाता चलूंगा और लिखने वाली चीजों को लिख लीजिएगा, क्योंकि अब क्या है कि हमारी क्लासेस में इंफॉर्मेशन की मात्रा बढ़ते चली जाएगी। तो जब तक कि हम इस तरह के नोट्स के फॉर्मेट में नहीं आएंगे तब तक अब इतना इंफॉर्मेशन हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। दो ही तरीके हैं, या तो मैं लिख लिख कर हर चीज ड्रॉ करके बताऊं, उसमें क्या होगा कि एक क्लास का कंटेंट 3 क्लास 4 क्लास में कवर होगा, और सुपरफिशियली पढ़ाऊं तब तो एक तो मैं वैसे पढ़ा नहीं सकता क्योंकि नैतिक तौर पे वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और दूसरा है कि आपको कभी वो पढ़ाई फायदा नहीं देगी, है ना। तो ये बात हो गई हमारी, आगे चलते हैं। इतना आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिया है ना। चल, कहाँ स्थित है? गुजरात से लेकर केरल तक
1600 किलोमीटर, और गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो 6 राज्य हो गए ना इस लाइन में। लिखा हुआ है, आपने लिखने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था तो मैंने मार्क कर दिया है। और लगभग इतने एरिया में 1,64,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करते हैं। प्रिया एक चीज आपको बताना चाहेंगे, और एक और चीज आप सब लोगों से निवेदन है। प्रिया ने कहा कि सर पीडीएफ निकाल के अंडरलाइन करेंगे, भूल के भी मत करना, भूल के भी मत करना, कृपा करके मत करना, ठीक है। क्या है कि जब पीडीएफ को अंडरलाइन करोगे तो 7 पेज तुम्हें उलटने होंगे और अंडरलाइन ढूंढना पड़ेगा। और अगर ये पॉइंट लिखोगे तो एक ए4 शीट के दोनों हिस्से में छोटा छोटा लिखोगे, एक ए4 शीट के दोनों हिस्से में हो जाएगा। अगर पीडीएफ को अंडरलाइन करोगे, आज आलस करोगे, कल समय वेस्ट करोगे। और अगर हाथ से आज मेरी क्लास में लिख लोगे, क्लास में पढ़ रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, लिखते चले जाओ, तो याद रखना कि ये चीज जो है ना, आपको 5 मिनट में ये 1.5 घंटे की पूरी क्लास रिवाइज करा देगा, 5 मिनट में। तो इसलिए पीडीएफ, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग पीडीएफ अंडरलाइन कर रहे हैं, तो मैं पीडीएफ पहले दिलवाना बंद कर दूंगा। आप लोग लिखें मेरे साथ, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। मैं आपके लिए रात में 12-1 बजे बैठ करके ये अनुवाद चेक कर रहा था और बना रहा था ये नोट्स, राइट। तो आप लिखने में भी अगर इतना नागवार गुजरता है तो वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब सारे लोग जो हैं पीडीएफ को अंडरलाइन करने की परंपरा छोड़ दीजिए, वो किसी का फायदा नहीं करती है। पीडीएफ के कलेक्टर बन जाइएगा, ठीक है। पीडीएफ कलेक्ट करके जो है सो 1 GB 5 GB की जो है सो कलेक्शन बिल्ड कर लीजिएगा, और दिमाग में कुछ नहीं रिवाइज होगा। तो इस पूरे 7 पेज को एक ए4 शीट के 2 साइड में निचोड़ करके हम लोग नहीं लाए तो फिर क्लास किस बात का किया। समझ में आनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कि 5 से 10 मिनट में रिवाइज करने वाला नोट्स बना है कि नहीं, और कभी डिटेल पढ़ना पड़े तो यहां है ना। सारे लोग इससे अब सहमत हैं? यस बोल दीजिए पहले। सारे लोग इससे सहमत हैं? रितु पूछ रही है सभी चीजों को लिखने के बाद अंडरलाइन करना? नहीं 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 नहीं, सिर्फ अंडरलाइन चीजों को लिखना है कम से कम। चलो ठीक है, मैसेजेस को विराम दो, आगे चलते हैं। अब एकदम से विराम दे दो मैसेजेस को। आज सुबह की क्लास में इंग्लिश वाले बच्चों ने जम के लिखा है और सब लोग काफी खुश भी थे, तो वो भी तो आप ही के दोस्त हैं। चलो, अब इसको किया क्लियर। इस पेज पे कुछ भी नहीं है, और ये पेज हम लोग पढ़ चुके हैं पूरे के पूरे मैप को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलो, ये कर लिया है हमने। और कुछ भी आप मेरे अंडरलाइन किए बगैर, समझाए बगैर बिल्कुल मत लिखिएगा। क्लास में क्यों आए हैं? सबसे पहले समझने के लिए, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ऐसे रूप में लिखने के लिए कि जो हमेशा हमेशा काम करेंगे। अब सवाल उठता है कि वो क्या 5 कारण हैं जो वेस्टर्न घाट को इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं संरक्षणविद के लिए, जो लोग संरक्षण में इंटरेस्ट है उनको, और साथ ही साथ एक जनरल पब्लिक के लिए भी। कुछ तो रीजन होगा ना कि इस पे एक अलग से क्लास हो रही है आपकी, है ना। कुछ तो रीजन होगा कि हमने 7 पेजेस इसके ऊपर बनाए, ठीक है। तो
सबसे पहली बात क्या है कि वेस्टर्न घाट में बहुत हाई लेवल की एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म का मतलब अंतःस्थाई। और ये एंडेमिज्म जो है वो प्लांट स्पीसीज की भी है और एनिमल स्पीसीज की भी है। एंडेमिज्म क्या होता है? जो विश्व में कहीं और अन्यत्र ना मिले। दूसरा क्या है कि वेस्टर्न घाट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैचमेंट एरिया है पानी के लिए, और उससे इस एरिया की जो रिवर्स हैं उनको पानी मिलती है, और इन रिवर से इस एरिया में कृषि संपोषित होती है। इस एरिया के जो टाउन्स हैं, सिटीज हैं, उनका संपोषण होता है। तो इस एरिया की एक तरह से लाइफ लाइन सी है वेस्टर्न घाट। तीसरा कि वेस्टर्न घाट एक इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि वेस्टर्न घाट ना हो तो पूरे केरला और आधे तमिलनाडु और आधे कर्नाटक में कोई कृषि नहीं हो पाएगी। वहां का इकोलॉजिकल बैलेंस इतना खराब हो जाएगा। इंडिया के मॉनसून के लिए वेस्टर्न घाट बेहद जरूरी है। जो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून है, साउथ वेस्ट मॉनसून जिसको कहते हैं, जब पूरे मॉइस्चर वाला जब विंड आता है ना, कल्पना करो पूरे मॉइस्चर वाला विंड आ रहा है और ये मॉइस्चर वाला विंड वेस्टर्न घाट से टकराता है, तो वेस्टर्न घाट की जो पर्वतमाला है वो इस मॉइस्चर लोडेड विंड के लिए अवरोध का काम करती है। अब क्या होगा? मॉइस्चर गिरेगा ना, और इस तरह से केरल से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत होती है। वेस्टर्न घाट नहीं होते तो ये जो फिनोमिनन है वो फिनोमिनन भी नहीं हो रहा होता। अभी ये मत सोचना कि सर अंडरलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। और लास्ट क्या है कि जलवायु परिवर्तन के लिए ये पश्चिमी घाट जो हैं जलवायु परिवर्तन के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं कि इंडिया के तमाम फॉरेस्ट को मिलाकर के जितने कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है उसका 10% इस छोटे से फॉरेस्ट में हो जाता है। और लास्ट, इंडिया की जितनी पौधों की और जितनी जंतुओं की प्रजातियां हैं, माना जाता है कि इनका लगभग 25% वेस्टर्न घाट में संपोषित होता है। कई एंडेमिक हैं, कई एंडेमिक नहीं भी हो सकते, लेकिन लगभग 25% वेस्टर्न घाट में पाया जाएगा इतने छोटे से एरिया में। तो इन कारणों से वेस्टर्न घाट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो मेंस में आपके आंसर को, हर एक पॉइंट को एक पंच देंगे और आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकालेंगे। अब थोड़ा अंडरलाइन कर रहे हैं, आप लिखने का काम कीजिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि लगभग 25% वन्य पादप प्लस जंतु प्रजातियों का स्थली, मतलब हालांकि कोई ऐसी जनगणना जैसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जितने पारिस्थितिक के जो ज्ञानी हैं उन सबका ये मानना है कि भाई 25% तो होंगे ही। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट को हम सीधे कह दें, उच्च स्तर की अंत अस्थायित्व। हिंदी में लिख, इंग्लिश में लिख देते हैं, नहीं तो कल को अपने ही नोट्स को पढ़ते वक्त आपको कंफ्यूजन होगी। तीसरा पॉइंट है पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण जल संचय क्षेत्र, बस इतना ही। अब सोचो ना, अगर ये पॉइंट आपके कॉपी में है और सिर्फ अंडरलाइन वाला लिखना है, सिर्फ अंडरलाइन वाला लिखना है, सिर्फ अंडरलाइन वाला लिखना है, ठीक है, कुछ और मत लिखना, ठीक है। उस तो सोचो ना, ये सारे पॉइंट अगर हैं तो इनको वाक्य के रूप में लिखना आपके लिए कितना मुश्किल होगा। आसान है ना। तो सारा खेल अब चीजों को समझने का है और पॉइंट के रूप में याद रखने का है, ठीक है। दिमाग वाक्य बना लेता है।
दिमाग को वाक्य बनाने के लिए कोई विशेष अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। हालांकि भाई किसने पूछ दिया हॉट स्पॉट क्या होता है? भाई विक्रांत, आपने बहुत सैड कर दिया। बलराज भी, सर हॉट स्पॉट का मतलब समृद्ध और संकटग्रस्त दोनों एक साथ होने चाहिए। इसका मतलब है कि मेरी क्लास वो वाली हॉट स्पॉट की नहीं की है। बच्चा बच्चा जानता है भाई। चलो, उसके बाद क्या है? अगला पॉइंट, मॉनसून मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। राइट? कैसे? दक्षिण पश्चिम से आने वाली बारिश से भरी मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध के रूप में काम करते हैं। राइट? और लास्ट में, जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। और एकदम से जो लास्ट का लास्ट पॉइंट है, करोड़ों लोगों की जीविका का समर्थन। जो इस क्षेत्र में रहते हैं, जो लोग जो इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित हैं, उनके लिए ये जीविका का एक बहुत बड़ा स्रोत होगा। इन पॉइंट्स को आप लिख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। सोनू कह रहे हैं सब सर को बोलो एमसीक्यू करवाने के लिए। सोनू, सही समय पे सही काम किया जाता है। नाश्ते में अगर आप डिनर की तरह हेवी खाना परोस के खा लेंगे तो उसको इनडाइजेशन कहते हैं। तो जो कराया जा रहा है, मतलब कृपा करके उसको करिए। अब आप टीचर को पढ़ाना ना सिखाएं, नुकसान आपका होगा, टीचर का नहीं होगा। और जब एमसीक्यू करवाएंगे तो बहुत करवाएंगे। राइट? और एक और बात बता दूं कि आपने लिखा ना कि सब बोलो सर को एमसीक्यू करवाने के लिए, बाकी सारे के सारे लोग उस काम में व्यस्त हैं जिस काम में अभी उनको व्यस्त होना चाहिए। आपको उस चीज की चिंता है जिसकी अभी इस वक्त प्रासंगिकता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, तो उनमें से आप मत बनिए। नहीं तो जो सामने है वो तो गया। और एमसीक्यू तो वैसे भी मैं तब कराऊंगा जब आपके लिए आवश्यक होगा। और जो पीटी वाले टॉपिक हैं, जब बोल दिया कि ये मेंस का टॉपिक है, इसके कुछ फैक्चुअल टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट? तो वो अलग बात है। जिस समय जो जिस काम का वक्त होता है वही करते हैं। जब आप छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपको बेबी फॉर्मूला और माँ के दूध पे ही आश्रित रहना पड़ता है। उस समय आप नहीं कहते कि इसको ये नरिशिंग फूड खिलाओ, वो नरिशिंग फूड खिलाओ। इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा। अगर आपको एमसीक्यू करना है तो आप गलत क्लास में अभी बैठे हुए हैं। आज की क्लास में उसका कोई एजेंडा नहीं है। पीडीएफ दिया जा चुका है, लेकिन मैं आपके समझाते जा रहा हूं और आपके अपने नोट्स बनवाते जा रहा हूं। सिर्फ अंडरलाइन वाले पॉइंट को लिखिएगा, पॉइंट को नंबरिंग भी दे दीजिएगा, तो आपके लिए आसान रहेगा। चलो, डन। अब स्पीड बढ़ाते हैं, कुछ आसान चीजें आ रही हैं। 2012 में, अब एक कहानी बताता हूं। 2012 में वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको रिकॉग्निशन दी थी। ठीक है? और दो कारण बताए थे। पहला कारण बताया था कि यहाँ की असाधारण जैव विविधता, और दूसरा काफी उच्च स्तर
का अंतरास्थायित्व। इसके दो कारण थे। कब किया गया था? 2012 में किया गया था, राइट? किसने किया था? यूनेस्को ने। अब कोई इस पे अगर आपसे फैक्चुअल पीटी का सवाल पूछ ले तो सीधी सी बात है कि वेस्टर्न घाट या किसी भी विश्व धरोहर स्थल को कौन नामित करता है, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कौन देता है? तो ऑब्वियस आंसर है यूनेस्को देता है। कहानी में यह बता रहा था कि ये चर्चा 2010 से चल रही थी कि वेस्टर्न घाट को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया जाए। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन दो स्टेट ऐसे थे जो इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे कि वेस्टर्न घाट को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा ना दिया जाए। उनकी डर क्या थी? ये थी कि इस एरिया में अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो गई तो फिर यहां पे जिस तरह से खनन का काम चल रहा है, जिस तरह से इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो वो सारा का सारा काम ठप पड़ जाएगा। तो उनको तब भी खनन, इंडस्ट्रीज की ज्यादा चिंता थी और इस जगह की इकोसिस्टम को बचाने की थोड़ी कम चिंता थी। नाम बताने का अब कोई प्रसंग नहीं है, 2010 का ये एक पॉलिटिकल डिबेट था, लेकिन दो स्टेट ऐसे थे जिन्होंने खूब जम करके इसका विरोध किया था। लेकिन अंततः केंद्र सरकार ने इस प्रपोजल को समर्थन दिया और 2012 से वेस्टर्न घाट जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक और चीज जो जरूरी है यहां पे समझना, मेरी बात को सुनिएगा, लिखने वाला काम इतना ही था। एक और चीज है जिसको अब जरूरी है समझना, वो ये है, इसको आगे कर दिए हैं, वो ये है कि वेस्टर्न घाट इंडिया के उन हॉटस्पॉट्स में से है जिसकी विविधता बहुत है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत हैं। तो स्टेट्स को एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है? तो ये था मामला। आप लोग जीके में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जरूर से पढ़ लीजिएगा, जीके में। इन्वायरमेंट उसके लिए सही जगह नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ने की, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को घोषित करती है, उसको लेकर के प्रपोजल आता है, यूनेस्को उन प्रपोजल पे रायशुमारी करती है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए, नहीं दिया जाए, वगैरह वगैरह। तो वो रायशुमारी होती है और उस रायशुमारी के बाद जब उस कंट्री के गवर्नमेंट का समर्थन मिलता है तब उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट तीन श्रेणियों में दिया जा सकता है। पहली श्रेणी होती है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक धरोहर। ऐसे हिस्से जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, जो जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण या अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण या अपनी प्राकृतिक यूनिकनेस के कारण उल्लेखनीय है, तो उनको जो है प्राकृतिक धरोहर के रूप में विश्व धरोहर स्थल की मान्यता मिलती है। दूसरा जो मानव निर्मित है, लेकिन वो भी इतना उल्लेखनीय है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विश्व धरोहर बन गई। मिसाल के तौर पे बोध गया का महाबोधि मंदिर एक विश्व धरोहर स्थल है। इसी तरह से कोणार्क का सन टेम्पल विश्व धरोहर स्थल है। आगरा का ताजमहल विश्व धरोहर स्थल है। तो ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं कल्चरल कैटेगरी में। भारत के पहाड़ी इलाके के जो ट्रेन्स हैं, जैसे नीलगिरी पर्वतों में चलती है ट्रेन, जहां पे शाहरुख खान ने छैया छैया सॉन्ग की शूटिंग की है, तो या दार्जिलिंग वाली जो लाइन है जहां पे राजेश खन्ना गाना गाते नजर आते हैं, मेरे सपनों की रानी, वो दार्जिलिंग की हिल ट्रेन है ना? तो इंडिया के हिल ट्रेन सिस्टम को भी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है। हिमाचल प्रदेश में कालका से शिमला की जो ट्रेन है वो भी इंडिया की हेरिटेज ट्रेन में आती है। तो इन तीनों को मिला करके नीलगिरी रेलवे, दार्जिलिंग की घूम रेल और हिमाचल की रेल, हिमाचल वाले में कोई गाना मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, तो इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। लास्ट पॉइंट ये बताना है
कि कुछ ऐसे भी साइट होते हैं जिनको जॉइंटली कल्चरल और नेचुरल दोनों के मिक्स्ड इंपॉर्टेंस की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलता है। बाकी आप खुद पढ़िएगा, कई चीजें खुद एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर जीके और करंट में कोई प्रसंग बनेगा तो जो भी आपको पढ़ाएंगे वो इसके बारे में आपको और बताएंगे और उस समय की अपडेटेड लिस्ट भी दे देंगे। हम लोग अपने वेस्टर्न घाट की चर्चा को अब जारी रखते हैं। और अब आते हैं वेस्टर्न घाट में किस तरह की वनस्पतियां और किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले जो हैं ये तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये पहला है, ठीक है, उसके बाद है अर्ध सदाबहार वन। जो अर्ध सदाबहार वन है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाएंगे। ठीक है, और कुछ हद तक गोवा, गुजरात में भी पाए जाएंगे। ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गई गुजरात की। ठीक है, तो ये अर्ध सदाबहार वन वन वो होते हैं जहां पर कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो साल के खास मौसम में उनकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन बाकी जो ट्रीज हैं वो पूरे साल हरी पत्तियों से ढके रहते हैं। तो जो सदाबहार वन है वो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, लेकिन जो अर्ध सदाबहार हैं उसमें कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं, और जो बाकी के ट्रीज हैं वो सदाबहार बने रहते हैं। फिर उसके बाद आती है नम पर्णपाती वन। ये कर्नाटक और गोवा में विशेषकर से पाई जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे साल के एक खास वक्त में अच्छी खासी बारिश होती है और साल में लगभग 10 महीने तक ये सारे वृक्ष जो हैं वो पत्तियों से ढके रहते हैं, लेकिन 2 महीने 2.5 महीने के लिए ज्यादातर वृक्षों की सारी पत्तियां गिर जाती हैं और ये वृक्ष बगैर पत्तियों के रहते हैं। लेकिन वो चलता है तकरीबन 2 महीने तक, 2 2.5, फिर पत्तियां आ जाती हैं, लेकिन पर्णपाती तो हो गए। तो ये नम पर्णपाती वन। और चौथा जो वनस्पति क्षेत्र है वो है शोला फॉरेस्ट। तो वन, अर्ध पर्णपाती, अर्ध सदाबहार 2, नम पर्णपाती 3, शोला ग्रासलैंडन, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं। कौन कहाँ है ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी यहां पे इतना ही लिखना है। 7500 से अधिक फूलों की प्रजातियां हैं। कोई नहीं पूछने जा रहा कि 7500 से अधिक फूलों की प्रजातियां हैं या नहीं है, और उसमें अंतःस्थाई हैं, पक्के तौर पे होंगी भाई, हॉट स्पॉट है, अंतःस्थाई कैसे नहीं होंगी, नहीं होती 1500 प्रजातियां तो ये हॉट स्पॉट पहले ही नहीं कहलाता। निकी कह रही है वेरी वेरी नाइस क्लास सर। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो इस फॉर्मेट को लाइक कर रहे हैं, और उससे क्या होता है कि मैं भी थोड़ा सा इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। और ये सारे एक्सपेरिमेंट का सबब क्या है, वो ये है कि मैं सबसे इफेक्टिव तरीके से आपकी तैयारी करा सकूं। जब मैं क्लास में आता हूं ना, तो एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये जरूरी बात है। तो ये जरूरी बात है कि जब मैं क्लास में आता हूं तो हमेशा कैमरे के सामने आने के पहले या बच्चों से रूबरू होने के पहले, अब मैं ऑफलाइन क्लास ना के बराबर लेता हूं। 2021 में मुझे कोविड हुआ था, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, और मतलब बुरे तरीके से हॉस्पिटलाइज था। अ, कह लो कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन कह लो कि बहुत लोगों
की आशीर्वाद, बहुत लोगों की दुआ, और मैं वापस आ गया। उसके बाद से बस एक ही चीज, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी पढ़ाऊंगा और पूरी जिंदगी लिखता रहूंगा, ये दो ही काम मैं कर सकता हूं और करूंगा। लेकिन एक चीज जो बदली वो ये कि मैंने ऑफलाइन में अपनी क्लासेस बहुत कम कर ली। पूरे साल में 10-12 ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ महज, और वो भी सिर्फ उन बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए जिनको मुझसे फेस टू फेस मिलना होता है। तो ऑफलाइन क्लासेस मेरी बहुत कम हो गई हैं। लेकिन बाकी जब मैं क्लास में आता हूं तो हमेशा एक छोटी सी, कह लो कि प्रार्थना लेकर आता हूं, प्रार्थना करके आता हूं कि आज की क्लास में बच्चे जो मेरे साथ वक्त बिताएंगे, उस पूरे वक्त मैं उनके लिए यूजफुल हो सकूं। यूजफुल समझते हो ना, उपयोगी सिद्ध हो सकूं। क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इंडिया की बेहद टफ परीक्षाओं में से एक है, शायद सबसे टफ है। तो यहाँ पे टीचर का उपयोगी होना सबसे जरूरी है। मैं हो सकता है बहुत मनोरंजक ना हो सकता है कि मैं उतनी अच्छी हिंदी ना बोल पाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबा वक्त इंग्लिश में पढ़ाते हुए बिताया है। तो हो सकता है मेरी हिंदी उतनी अच्छी ना हो जो आप इस प्लेटफॉर्म पे दूसरे शिक्षकों को जानते हैं, और जो मुझसे सीनियर हैं उनसे भी मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, जो मेरे समकक्षी हैं उनसे भी मेरे संबंध हैं, और खूब अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। तो हो सकता है कि उनमें से कईयों की तरह मेरी हिंदी उतनी अच्छी ना हो, कईयों की तरह मैं आपके लिए उतना इंटरटेनिंग ना हो सकूं। लेकिन ये तय है कि कोई ये नहीं कह सकता कि उस क्लास में मैं बगैर तैयारी किया गया था, और उस क्लास में मैंने अपनी तरफ से आपके लिए उपयोगी बनने की कोशिश नहीं की थी। वो मैं हमेशा करता रहूंगा। जिस दिन तक मैं पढ़ा रहा हूं उस दिन तक करता रहूंगा। तो ये है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलो आगे चले। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं जिसको प्रीलिम में यूज कर लिया जाएगा। और देखो ये सारी चीजें जो जोड़ी है ना, वो सब प्रीलिम में कभी भी काम आ सकते हैं। याद रखना, इन चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, 8 और 9, ये बड़ा जरूरी है। पश्चिमी घाट के महत्व को लिखने के लिए मेंस में भी काम आएगा, और पश्चिमी घाट के महत्व को आप अगर कोई प्रीलिम में आपसे फैक्चुअल सवाल पूछे वहां भी काम आएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मौजूद जंगली जानवरों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से कुछ एंडेमिक हैं जो इसी क्षेत्र में हैं। तो सबसे पहले ना एंडेमिक को हम रेड से मार्क कर लेते हैं। देखो, नीलगिरी ताहर मुख्यतः तमिलनाडु में पाया जाएगा, लेकिन एक छोटा पॉपुलेशन केरल में भी है, ठीक है। ये जंगली बकरी है, वाइल्ड गोट है ये। अगर आप ये सोच रहे होगे कि ये क्या है, तो ये एक वाइल्ड गोट है। और यहीं पे ये बताता चलूं कि ये तमिलनाडु का राज्य जंतु है, स्टेट एनिमल है, ठीक है। नीलगिरी ताहर। ये क्या है? मलाबार सिवेट। वैज्ञानिक नाम को आप इग्नोर कर दीजिएगा, जब वैज्ञानिक नाम जरूरी होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। शोला के बारे में बताएं सर, प्लीज प्लीज प्लीज। पूनम, शोला के बारे में मैं बताता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। पहले इसको खत्म कर लेते हैं, मैंने अपने पॉइंट में लिख लिया है दिमाग में। शोला के बारे में बताऊंगा, अगर आज समय की कमी पड़ गई तो कल बताऊंगा, बताऊंगा जरूर, ठीक है। कल बताऊंगा तो कुछ फोटो वोटो लेकर के आ जाऊंगा। मलाबार सिवेट जो है, ये जंगली बिल्ली है।
ठीक है। और मैं अभी क्या कर रहा हूं, उनको बॉक्स में बंद कर रहा हूं जो एंडेमिक हैं इस क्षेत्र में। ठीक है। अच्छा, लायन टेल मकाक एंडेमिक है। ठीक है। ये लंगूर की एक प्रजाति है, शेर की तरह पूंछ है। इसलिए इसको लायन टेल मकाक कहते हैं। कितने स्पीसीज मिले? 3 मिल गए। ठीक है। अच्छा, क्षेत्र में अनेक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें मलाबार ग्रे हॉर्नबिल और नीलगिरी फ्लाई कैचर, ये क्या है? पक्षियों की प्रजातियां हैं। और ये भी क्या है? एंडेमिक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ना? तो ये 5 ऐसे हैं जो इस एरिया में एंडेमिक हैं, और इनकी जानकारी हो तो हम मेंस में भी अपने आंसर में इन 5 का जिक्र कर सकते हैं। और ये वेस्टर्न घाट की जरूरतों को, वेस्टर्न घाट की जरूरत को बहुत अच्छे से सिद्ध करता है कि क्यों इतना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आइकॉनिक स्पीसीज भी पाई जाती हैं। आइकॉनिक का मतलब कि उनका प्रतीकात्मक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। अब उसको अलग से कलर करते हैं जो एंडेमिक नहीं है। हाथी, यकीन करोगे, लगभग 11,000 हाथी इस एरिया में है। भारत में लगभग 27 से 30,000 हाथी हैं, उसमें से 11,000, एक तिहाई यही है। बाघ, याद रखना, रेड वाला एंडेमिक है। ठीक है। लिख देता हूं यहां पे ऐसे, रेड का मतलब है रेड इज एंडेमिक। बाकियों बाकी पाए जाते हैं, लेकिन वो कहीं और भी पाए जाते हैं। ये लगभग 2,000 हैं। लगभग 3,200 बाघों में से लगभग 2,000 बाघ ये पूरे वेस्टर्न घाट में फैले हुए हैं, और वेस्टर्न घाट के आसपास के फॉरेस्ट में। तो इनका काफी ज्यादा कह लो कि प्रतीकात्मक वैल्यू है। तो इंडिया के ज्यादातर हाथी और ज्यादातर बाघ भी वेस्टर्न घाट के एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क हैं। ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, बंदीपुर नेशनल पार्क है। राइट। लायन टेल मकाक कहां पाया जाता है? लायन टेल मकाक मुख्यतः केरल में पाया जाता है। अगर लायन टेल मकाक के बारे में पूछ लो तो मुख्यतः केरल में, लेकिन मैंने तमिलनाडु में भी देखा है इनको। ठीक है। बस, लेकिन जिसका नाम पहले है वहां मुख्यतः पाया जाएगा, जैसे नीलगिरी ताहर मुख्यतः तमिलनाडु में आप पाओगे। सर, आप स्मार्ट नोट्स ऑल सब्जेक्ट के की पॉइंट्स निकालना सिखाओगे? उसके लिए कभी अलग से क्लास लेना होगा। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब वेस्टर्न घाट के एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूं।
और ये 3 जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं यहां पे। इनको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो इंडिया का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है। ओल्डेस्ट बीआर ऑफ इंडिया। यही सब कुछ चीजें हैं जो क्लास में बातों के दौरान निकल करके आती हैं, राइट। उसके बाद अगस्त्यमलाई, शेषाचलम, ये सब वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में आते हैं। 11वें पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि लगभग 2000 बंगाल बाघ रहते हैं, पीछे लिख लिया है, ठीक है। लगभग 11,000 भारतीय हाथी भी होते हैं, बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इस पॉइंट को अब लिखने की जरूरत कतई नहीं है। तो 11वें पॉइंट आपने पहले लिख लिया है। हम थोड़ी नॉन लीनियरली भी तो पढ़ रहे हैं ना, कि कुछ आगे की चीजों को यहीं लिख लिया, तो ऐसे भी पढ़ने से थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है और काम की चीजें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। अब हम आते हैं 12th पे, लेकिन 12th पे लिखने के पहले, ठीक है, मैं थोड़ा सा वेस्टर्न घाट की कहानी बता दूं कि वेस्टर्न घाट इतना संकटग्रस्त क्यों है। सबसे पहली बात तो क्या है कि वेस्टर्न घाट संसाधनों से काफी रिच है, और चूंकि संसाधनों से रिच है तो कई राज्यों में वेस्टर्न घाट में खूब खनन का काम चलता है। केरल, गोवा, काफी हद तक काफी हद तक कर्नाटक। तो केरल, गोवा, कर्नाटक में काफी खनन का काम चलता है। फिर वेस्टर्न घाट एक जल कैचमेंट एरिया भी है, उसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं। साउथ इंडिया के सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वेस्टर्न घाट एरिया में हैं। उसकी वजह से ये हो जाता है कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं, ये एक तरह से डैम पहले बनेगा, तो डैम बनाने में, बांध बनाने में खूब सारे पेड़ों की कटाई होती है, इकोसिस्टम डैमेज होता है। फिर यहाँ पे कई और इंडस्ट्रीज भी हैं, तो इंडस्ट्रीज की वजह से भी वेस्टर्न घाट को डैमेज होता है। प्लस यहाँ पे काफी लोग रहते हैं, खेती चलती है, और खेती चलेगी फिर मवेशी पालन होगा, तो उस वजह से भी परेशानी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्टर्न घाट एरिया में जंगली जंतुओं का अवैध शिकार और उनका अवैध व्यापार भी चल रहा होता है। तो अगर आप यहां से देखें, शहरीकरण, नंबर 1, कृषि, और जब आप कृषि करें तो कृषि संबंधित गतिविधियों को भी जोड़ लें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उद्योगों और कृषि क्षेत्र के अफवाह से यहाँ के जो वाटर बॉडीज होते हैं उनका प्रदूषण होता है। शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार, जलवायु परिवर्तन की वजह से इस क्षेत्र में बाढ़ आने लग गई है, और कुछ लंबे सूखे पीरियड होते हैं जब फॉरेस्ट फायर भी होता है। और जो चीज यहां रह गई है वो यहां ऐड कर देते हैं, खनन तथा भारी उद्योग। तो वेस्टर्न घाट को इन चीजों से खतरा है। राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व में जो अंतर है वो मेरी एक आगे की क्लास का वो थीम है, बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज एंड देयर कंजर्वेशन। ये याद कैसे करें? एकदम परेशान मत हो, जो हाथ से लिखा है उसको जब 2 बार पढ़ोगे, और एक बार पढ़ने में बस 10 मिनट का समय लगेगा। आज की क्लास के बाद ट्राई करके देख लीजिएगा, और कल की क्लास के बाद हम बात कर लेंगे आपसे। ठीक है, अब हम आते हैं कि वेस्टर्न घाट की सुरक्षा हमें क्यों करनी चाहिए। इसको अब हम
क्लोज कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। बोर्ड के सामने से हटे हुए हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो वेस्टर्न घाट की सुरक्षा करने के कई कारण हैं। पहला कारण है यहां की अद्वितीय जैव विविधता, एक पॉइंट। स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण, दूसरा पॉइंट। इस पूरे एरिया का पारिस्थितिक संतुलन वेस्टर्न घाट पर निर्भर करता है। करोड़ों लोगों की जीविका का समर्थन वेस्टर्न घाट एरिया करती है। वेस्टर्न घाट महत्वपूर्ण जल संचय क्षेत्र है, जो प्रमुख नदियों और शहरों को पानी प्रदान करते हैं। वेस्टर्न घाट भारत के कुल कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण का लगभग 10% यहीं पे होता है, तो यहां पे ये पॉइंट लिख दे रहे हैं। भारत के कुल कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण का लगभग 10%। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट की अक्षुण्णता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। नैतिक जिम्मेदारी हो ना हो, दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अस्तित्व की भी जिम्मेदारी हो जाती है। नैतिक जिम्मेदारी तो बनती ही है, लेकिन जिनको नैतिक जिम्मेदारी का एहसास ना हो, तो कम से कम ये समझ लीजिए कि आपके अस्तित्व के लिए भी वेस्टर्न घाट का बनना जरूरी, वेस्टर्न घाट का बचा रहना जरूरी है। अब हम आते हैं वेस्टर्न घाट के संरक्षण को लेकर के बनाए गए दो कमिटीज पर। थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं। तो अब हम लोग जरा स्टोरी सुनेंगे, सिर्फ स्टोरी सुनिएगा, उसके बाद पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे। तो आपको याद होगा, क्योंकि अभी की क्लास में हम लोग देख रहे थे कि 2010 से ये प्रपोजल आना शुरू हो गया, और खूब ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी। तो 2010 के शुरुआत से ये प्रपोजल आना शुरू हो गया। सर साइड हो जाइए। अच्छा भाई, अभी तक तुम लिखे नहीं हो और मुझे साइड करा रहे हो, कैसे होगा? चलो, अब साइड हो गए तो देखो मेरा चेहरा ही कट गया, लुक ही नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे हो? इधर से देखने दो मुझे। हाँ ठीक है, हाँ, थोड़ा साइड हो गया अब मैं। अब स्टोरी सुन लो मेरी। प्रियांशु पांडे, पीपीटी, बस यही नोट्स है। अब देखो, मैं कभी भी एक ही सोर्स पकड़ता हूं। अब आधी जानकारी पीपीटी में हो, आधी जानकारी आपके हाथ के बने हुए नोट्स में हो, और आधी जानकारी इन नोट्स में हो, तो वैसे नहीं होगा। ये है, बस यही है। ये आपके साथ शेयर हो चुका है, और इसके साथ आप हाथ से लिख रहे हैं, और इसके बाद इसमें कुछ भी ऐड और अपडेट कीजिएगा तो वो समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। और इसके बाद इस पौधे को बस आप करंट अफेयर की सिंचाई और खाद दे करके पौधे को आप ग्रो करिए। और पीटी के पहले हम करंट की क्लास ले लेंगे, और मेंस के पहले मेंस की करंट की क्लास ले लेंगे, ये हो जाएगा। चलो डन तो डन, लेकिन स्टोरी तो सुन लो भाई। कोई स्टोरी नहीं सुनने के लिए तैयार है आज? स्टोरी स्टोरी भाई, स्टोरी सुन लो मेरी। सारे लोग स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो? चलो सुनो मेरी बात, सुनो स्टोरी। तो 2010 से ये प्रपोजल आना शुरू हो गया कि वेस्टर्न घाट को विश्व हेरिटेज साइट बनाई जाए, और बनना भी चाहिए। दुनिया में अगर मेडागास्कर जैसा क्षेत्र है जहां पर जबरदस्त विविधता होती है, या अगर आप अफ्रीका में जाओ तो सेरेंगेती वाला जो एरिया है जहां पे जबरदस्त विविधता है, या अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में जाओ जहां पे जबरदस्त विविधता है, तो वैसी ही विविधता आपको वेस्टर्न घाट में भी मिलती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि हमें अब एक समिति का गठन करना चाहिए जो वेस्टर्न घाट के पर्यावरण का अध्ययन करे, और पर्यावरण का अध्ययन करके और हमें बताए कि इसका कंजर्वेशन हम कैसे करें।
तो कमेटी बनी। कमेटी की अध्यक्षता की माधव गाडगिल ने। माधव गाडगिल बड़े प्रख्यात इकोलॉजिस्ट हैं और माधव गाडगिल को कहा जाता है कि वो भारत के गांधीयन इकोलॉजिस्ट हैं, कि वो गांधी के दर्शन में विश्वास है और इकोलॉजी के वैज्ञानिक तो हैं ही। इस क्षेत्र के एक काफी महत्वपूर्ण नाम में से एक नाम उनका है और व्यक्तिगत जीवन में और अपने आउटलुक में वो एक गांधीयन प्रिंसिपल को देखते हैं कि कैसे हम ह्यूमन और प्रकृति के बीच में एक संतुलन बना के रखें। 2010 में ये कमेटी गठित हुई। माधव गाडगिल जी ने 2011 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी, लेकिन रिपोर्ट में संरक्षण के ऐसे ऐसे उपाय बताए गए थे कि राज्य अचानक से, जो ये 6 राज्य हैं वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में आते हैं, ये सारे राज्य अचानक से भड़क गए कि ये क्या तरीका है। संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे अर्थव्यवस्था को इस तरह से डैमेज कर देंगे। गाडगिल साहब ने कहा था कि सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को आप पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दीजिए, ताकि यहां पे ज्यादातर गतिविधियों को रोक दिया जाए, जैसे खनन, प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। तो पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को आप एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन बनाइए, नंबर 1। और उसके बाद इसको 3 जोन में बांटिए, जोन 1, जोन 2, जोन 3। और जोन 1 जो होगा वो सबसे ज्यादा संरक्षित होगा। वहां तो जो कुछ भी हो रहा है उसको एक समयबद्ध तरीके से बंद करना होगा, और जोन 2, जोन 3 में भी जो भी होगा बड़े रिव्यू के साथ यहां पर अब काम होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों पर ये नहीं छोड़ सकते कि वेस्टर्न घाट का प्रबंधन कैसे हो, क्योंकि राज्यों पर छोड़ करके हमने देख लिया कि वेस्टर्न घाट में हमने हर तरह के उद्योगों को, हर तरह के खनन को मंजूरी दी है, और वेस्टर्न घाट आज इस हालत में इसलिए पहुंचा है क्योंकि हमने राज्यों को पूरी स्वायत्तता दे रखी थी कि ये वेस्टर्न घाट जो आपके क्षेत्र में आ रहा है आप उसका प्रबंधन करें। तो इन्होंने कहा कि वेस्टर्न घाट के प्रबंधन के लिए एक अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, और वो अथॉरिटी तय करेगी कि वेस्टर्न घाट का प्रबंधन कैसे किया जाए। पक्के तौर पे ये चीजें राज्यों को अच्छी नहीं लगने वाली थी। खनन, उद्योग ये सब बंद कर देंगे तो राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने वाली थी। अगर स्थानीय लोगों की गतिविधियों पर आप रोक लगाएंगे तो उनको परेशानी होगी, राज्य सरकार पर दबाव बनेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप एक वेस्टर्न घाट के मैनेजमेंट के लिए एक अथॉरिटी बनाते हैं तो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आप अतिक्रमण कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो राज्यों के द्वारा जबरदस्त पूरे जोश से इसका विरोध हुआ, और इतना इतना विरोध हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 2012 में एक और समिति बनानी पड़ी, और वो समिति बनी मिस्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। वो समिति बनी मिस्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। कस्तूरी रंगन साहब ने जो कमेटी की अध्यक्षता की, तो उनको 2 ही काम दिए गए थे। पहला ये कि गाडगिल साहब की अनुशंसाओं की समीक्षा करें आप, और हमको एक वैकल्पिक मॉडल दीजिए कि कैसे ये इंप्लीमेंट हो। गाडगिल साहब ने तो बहुत आदर्शवादी बातें की, लेकिन राज्यों का कहना है कि तो कतई व्यवहारिक नहीं है। तो आप एक ऐसा बीच का रास्ता बताइए कि हम इंप्लीमेंट करें, वेस्टर्न घाट का संरक्षण भी करें, और साथ ही साथ राज्यों की और स्थानीय लोगों की जरूरतें भी पूरी होती रहें। तो गाडगिल साहब ने जब अध्ययन किया, राज्यों से भी बात की, तो गाडगिल साहब ने कहा कि देखिए, नहीं गाडगिल साहब ने, कस्तूरी रंगन जी ने कहा, वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कस्तूरी रंगन जी ने कहा कि देखिए, पूरे वेस्टर्न घाट को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की जरूरत नहीं है। तकरीबन 37% हिस्सा है वेस्टर्न घाट का जिसको संवेदनशील आपको घोषित करना चाहिए, और उस 37% हिस्से को जो संवेदनशील है 2 हिस्सों में बांटें, एक प्राकृतिक संवेदनशील और एक सांस्कृतिक संवेदनशील। जो प्राकृतिक संवेदनशील है वहां पे कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वगैरह मत चलने दीजिए, और जो चल रही है उसको समयबद्ध तरीके से बंद कराइए। और जो कल्चरल है वहां पे स्थानीय लोगों की गतिविधि तो चलने दीजिए, लोग वहां हैं थोड़े से नियंत्रण के साथ, लेकिन उनको अपना काम करने दीजिए। सरकार ने खूब अच्छे से विचार किया, और
फिर दोनों कमिटीज की कुछ अच्छी व्यवहारिक बातों को लेकर के 2018 में नोटिफाई कर दिया कि भाई अब ऐसे ये रहेगा। नोटिफाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उसको सुप्रीम कोर्ट में 2021 में चुनौती दे दी गई कि भाई इससे जो है सो केरल में रह रहे और बाकी एरिया स्टेट में भी रह रहे जो इस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और चूंकि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें आए। तो तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से इसका पुनरावलोकन किया, रिव्यू किया। जो 2018 की जो नोटिफिकेशन थी, केंद्र सरकार ने फिर से उसका रिव्यू किया और जुलाई 2022 में एक नई नोटिफिकेशन जारी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 के नोटिफिकेशन की जगह पे। और उसमें स्थानीय लोगों की जितनी परेशानियां थी उन सब को ध्यान में रखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी जो परेशानियां थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस हिसाब से 18 के नोटिफिकेशन में संशोधन कर लिया है, तो अब कोई वजह नहीं बचती कि आपकी याचिका पर हम आगे विचार करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दी। 2022 की कहानी है। तो अभी तक का अपडेट यही है। तो अब 2022 वाली नोटिफिकेशन जिसमें गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति की बहुत सारी व्यवहारिक बातें हैं, काफी सारे संशोधनों के साथ, तो वो अब इंप्लीमेंट हो रही है। बस इतनी सी कहानी है। तो आई होप कि अब ये पूरा का पूरा मामला आप समझ पा रहे हो कि अब ये मामला है क्या आखिरकार। तो ये है वेस्टर्न घाट के संरक्षण को लेकर के बनी हुई दो समितियां और इन दो समितियों की जो अनुशंसाएं थी और किस तरह से वो लागू हो रही हैं। बाकी कुछ और भी कदम उठाए गए हैं, अब इनको अंडरलाइन कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ और भी कदम उठाए गए हैं जिनको कि अंडरलाइन करके लिखने की जरूरत है नहीं। जो है कि अन्य कदम क्या क्या उठाए गए हैं, ये रहा कि अन्य कदम में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता मिली है। सरकारी एजेंसी, गैर सरकारी संगठन मिलकर के काम कर रहे हैं। शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। संरक्षण प्रयासों के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर पर्यटन को हम थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं। अनुसंधान और निगरानी के कार्यक्रम चल रहे हैं। वनों की कटाई का मुकाबला करने के लिए वृक्षारोपण वगैरह डेवलप हो रहा है और स्थानीय लोगों को संरक्षण के प्रयासों में शामिल कर रहे हैं। तो ये थी वेस्टर्न घाट की पूरी कंजर्वेशन की स्टोरी। लेकिन अब आ जाइए यहां पर, अब जिन चीजों को अंडरलाइन कर रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन नोट्स, बस दो ही सेक्शन करना है, गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन, और 2022 का अपडेट बिल्कुल थोड़े में। चल, गाडगिल समिति, इसका औपचारिक नाम क्या था? पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। स्थापना 2010 में की गई और डॉक्टर माधव गाडगिल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था कि पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी और जैव विविधता का आकलन करना, और दूसरा था कि इसके संरक्षण, सतत विकास और प्रबंधन के लिए सिफारिशें देना। और इनके रिकमेंडेशन में क्या क्या शामिल था? अरे ये क्या हो गया? गाडगिल कमेटी गठन, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल 2010, डॉक्टर माधव गाडगिल। उद्देश्य दो थे, पारिस्थितिकी और जैव विविधता का आकलन, और दूसरा
इस क्षेत्र के संरक्षण, सतत विकास और प्रबंधन के लिए सिफारिशें देना। और इनकी जो मुख्य सिफारिशें थी, अरे ये क्या हो रहा है आज, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया हो, उसने तो परेशान कर दिया। फिर से एक बार। पहला था कि पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दीजिए। हम थोड़ा बोर्ड के सामने से हट गए हैं ताकि आप लोग देख सके कि मैंने क्या अंडरलाइन किया है। बस थोड़ा सा काम बचा है। हो सकता है कि अभी 2:25 हो गया है, तो हो सकता है कि 2:35 हो जाए, लेकिन ये काम खत्म करके चलेंगे। अब तो थोड़ा ही सा बचा हुआ है। चलो, अब आगे चलते हैं। फिर इन्होंने कहा कि पारिस्थितिक संवेदनशीलता के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभाजित कीजिए, जिसमें इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन सबसे अधिक संवेदनशील रहेगा। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, 2, 3। 1 सबसे सेंसिटिव रहेगा और सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई नया खनन, बांध या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अनुमति नहीं मिलेगी। और जो मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योग हैं, उनको एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत समाप्त करना होगा। और एक जो मेन प्रपोजल था वो ये था कि पश्चिमी घाट प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। और इसकी मेन आलोचना क्या है कि ये काफी आदर्शवादी रिकमेंडेशन थे और इस वजह से राज्य सरकारों के द्वारा जम के इसका विरोध हुआ। तो इसको आप लिख लीजिएगा। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील का मतलब बस इतना होता है कि ऐसे क्षेत्र जहां पे थोड़ा भी डिस्टरबेंस करें तो उसका नतीजा काफी डिस्टर्बिंग, उसका नतीजा काफी डीस्टेबिलाइजिंग होगा। वो बाकी चीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो दैट इज कॉल्ड पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील। ठीक है, आई होप कि आप लोग लिख लिए हैं। डन। बस 2 मिनट की बात है। रोशनी कह रही कि सर कल प्लीज। 2 मिनट की बात है। शमीम कह रहे हैं वेरी यूजफुल क्लास। ठीक है, चलो। कस्तूरी रंगन कमेटी, लास्ट चीज यही थी ना। गठन 2012 में क्यों किया गया था? अच्छा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसको नाम दिया गया था उच्च स्तरीय कार्य समूह, हाई लेवल वर्किंग ग्रुप। उद्देश्य क्या था इसका? पहला उद्देश्य था गाडगिल समिति की रिपोर्ट की समीक्षा और दूसरा उद्देश्य था वेस्टर्न घाट के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करना। क्योंकि यह तय हो गया था कि वेस्टर्न घाट में हम गाडगिल समिति की सारी रिकमेंडेशन को शायद लागू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यह तय हुआ कि वेस्टर्न घाट में एक वैकल्पिक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। तो इनकी मुख्य सिफारिशें क्या रहीं? सिफारिशें
पहली सिफारिश थी कि पूरे वेस्टर्न घाट को नहीं, केवल 37% क्षेत्र को ईएसए के रूप में वर्गीकृत करें, केवल 37% क्षेत्र को। इकोलॉजिकल सेंसिटिव क्षेत्र मैंने बता दिया है, जो पारिस्थितिक रूप से काफी संवेदनशील होते हैं, जहां पे थोड़ी भी डिस्टरबेंस से ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। अच्छा, इतना आपने लिख लिया। और आज आप ना क्लास के बाद इसको पढ़ के देखना, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप 10 मिनट में सारे पॉइंट को रिवाइज कर लोगे। अलार्म लगा लेना 10 मिनट का, और देखना कि 10 मिनट के पहले आप सारी चीजों को रिवाइज कर लोगे। चलो, 2 ही 3 और पॉइंट हैं। इन्होंने कहा ईएसओ को 2 श्रेणियों में सीमांकित किया जाना चाहिए। पहला, प्राकृतिक परिदृश्य वाला, जहां पे बहुत सीमित विकास करिए, और दूसरा, सांस्कृतिक परिदृश्य वाला, जहां पे थोड़े कंट्रोल के साथ विकास आप कर लें। तीसरी बात कही कि ईएसए में खनन, उत्खनन और बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दीजिए, और चिन्हित ईएसए में औद्योगिक विकास जैसी गतिविधियों पर सख्त विनियमन। मेन चीजें यही हैं, ठीक है, कि ये चीजें इन्होंने कही। बाकी इको टूरिज्म सतत विकास है, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो इतना ही है जो मैंने यहां पर हाईलाइट की है, और केवल 37% क्षेत्र ये से बनेगी, वो तो है ही। इसके बाद 1 मिनट का और काम रह जाता है, एंड दैट विल बी ऑल। चलो, और अगर मान लो कुछ छूट जाएगा तो ये वीडियो को आप लोग एक बार प्ले करके देख लीजिएगा। 2022 की अपडेट जो लास्ट चीज है, और बस एक ही पॉइंट लिखना है आपको। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर केंद्रित 2 समिति, कौन कौन, कस्तूरी रंगन और गाडगिल, के खिलाफ एक कानूनी मामले को खारिज कर दिया। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। डिटेल्स यहां है, लेकिन इसको चुनौती दी गई थी। याचिका ने न्यायालय से कहा था कि 2018 की अधिसूचना को अमान्य घोषित कर दीजिए। ठीक है, याचिका ने यही कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 2022 जुलाई की जो दूसरी नोटिफिकेशन है उससे आपकी सारी चिंताएं दूर हो जानी चाहिए। तो अब हम किसी भी मौजूदा को अमान्य नहीं घोषित कर रहे हैं। अब आप लोग लिख लें इसको। आई होप कि अब आप लोगों ने लिख लिया है, और इसके साथ ही आज की क्लास अब समाप्त हो रही है। बस आपको ये कहना था कि अब हम लोग ऐसा करेंगे कि आप पहले जो हाथ से लिखे हैं उसको रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ को रिवाइज कीजिएगा, और चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। हाथ से जो लिखा है उसको रिवाइज करने में 10 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, करके देख लीजिएगा। इसीलिए हम लोग चीजों को समझते जा रहे थे और लिखते जा रहे थे। तो बस इतना ही, और अब आप लोग थोड़ा आराम कीजिए, खाना खाइए, फिर जब पढ़ने के लिए एकदम तरोताजा रहें तो आज की क्लास को रिवाइज कीजिएगा। गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं। गुड बाय।